हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज चैप्टर 6 प्रेमचंद के फटे जूते के क्वेश्चन आंसर्स। जो भी बच्चे क्लास में मौजूद हैं प्लीज लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दें। क्लास को बीच में से बंक करके ना जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं क्लास में सभी आंसर्स को सरल हिंदी भाषा में एक्सप्लेन करती रहती हूँ। उन्हें अच्छे से समझने के लिए आपको ये सब एक्सप्लेनेशन जानना जरूरी है, ताकि आप जब एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखने बैठें तो आपको रटने की जरूरत ना पड़े, बल्कि अपने दिमाग से ही आप उत्तर फ्रेम कर सकें और लिख सकें। आप इस तरह से आपको इस क्लास में क्वेश्चन आंसर पढ़ाए जाते हैं। इसलिए अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपका मिस हो जाएगा। तो प्लीज क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा और अंत में जाकर के इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये फायदा मिल सके कि उन्हें बैठे बिठाए क्वेश्चंस लर्न हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं प्रेमचंद के फटे जूते का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। बच्चों, वैसे तो मेरे चैनल पर इस पाठ की पूरी व्याख्या मौजूद है, आप उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं, जिससे आपको इस पाठ की थीम पता चल जाएगी। थीम केंद्रीय भाव अगर एक बार पता चल जाए तो हम उसके आधार पर अपने सभी प्रश्नों के उत्तर बना सकते हैं, और ये क्लास पढ़ लेने से तो फिर आप श्योरली उन्हें लिख ही पाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक इसकी व्याख्या नहीं पढ़ी है तो मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं कि ये पाठ ये एक व्यंग है जो हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद जी के ऊपर लिखा है। अचानक से एक दिन हरिशंकर परसाई के हाथ में प्रेमचंद की एक तस्वीर आ गई, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने बहुत साधारण से कपड़े पहने हुए हैं और फटे जूते पहने हैं। उनके फटे जूतों को देख करके हरिशंकर परसाई के मन में जो विचार आ रहे हैं, उन्हीं विचारों को लेते हुए उन्होंने पूरा ये व्यंग प्रस्तुत किया है, जिसमें दिखाया गया है कि प्रेमचंद कितने स्वाभिमानी थे। उन्होंने अपनी गरीबी को छिपाया नहीं और ना ही उन्होंने किसी भी बुरी ताकत से समझौता किया। वो हमेशा समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ लिखते रहे, चाहे उनके लिए उन्हें कष्ट भी उठाने पड़े और बहुत सारे दर्द भी उन्होंने सहे और कई आर्थिक संकट में भी वो रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ हमेशा लिखा। उनसे ताकतवर लोगों से वो डरे नहीं। तो इसी बात के ऊपर ये पूरा व्यंग है, जिसका पहला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। प्रेमचंद गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे, बिल्कुल साधारण से। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। प्रेमचंद के विचार बहुत ऊंचे थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। समाज में जितनी भी बुराइयां फैली हुई हैं उन बुराइयों से वो हमेशा दूर रहे। मतलब उन्हें किसी भी तरह का कोई भी उनके व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं था। प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। जीवन भर आर्थिक संकट झेलते रहे। आर्थिक संकट का मतलब होता है पैसों की तंगी। फिर भी वो हीनता से पीड़ित नहीं थे। हीनता का अर्थ है इन्फीरियरिटी। उन्हें कोई किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था कि वो किसी से नीचे हैं। प्रेमचंद ने कष्ट सहकर भी कभी हार नहीं मानी। वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। प्रेमचंद आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने समझौते कभी नहीं किए। प्रेमचंद अंदर और बाहर से एक जैसे ही थे। वो व्यक्ति के रूप में और लेखक के रूप में श्रेष्ठ आचरण करते रहे। तो ये थी प्रेमचंद के स्वभाव की विशेषताएं। दूसरा प्रश्न है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। लोग तो इत्र चिपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। या फिर जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। इन चारों में से कौन सा कथन बिल्कुल सच है? मतलब हमारे पाठ में ऐसा ही आया हुआ है। 4 लाइनों में से कौन सी लाइन है? तो ये जो सेकंड पार्ट था, लोग तो इत्र चिपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए,
ये बिल्कुल सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। इस पंक्ति का आशय यानी कि अर्थ आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है। समृद्धि का अर्थ है पैसा। जिसके पास खूब पैसा होता है उसे जूते की उपमा दी गई है। और टोपी होती है मान, मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक होता है, मतलब किसी के पास पैसा है और इज्जत नहीं है तो उसे कुछ नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास पैसा ना हो लेकिन बड़ा इज्जतदार आदमी है तो उसकी समाज में ज़्यादा प्रतिष्ठा होती है। परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध और प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। ये बहुत बड़ा सच है कि जिसके पास इज्जत है, पैसा नहीं है, वो व्यक्ति हमेशा पैसे वाले के सामने झुकता है। जो बेइज्जत लोग होते हैं उनके सामने हमेशा झुका रहता है। इसलिए कहा गया है कि टोपी की कीमत कम है यानी इज्जत कम पैसों की, और जूता यानी ताकत यानी पैसा, उसकी इज्जत ज्यादा है, पैसे की इज्जत ज्यादा है। आप भी देखते होंगे समाज में अपने आसपास जो पैसे वाले लोग होते हैं कितने अकड़ के रहते हैं, सब लोग उनको बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर कोई गरीब है, मोहल्ले में कोई गरीब इंसान रहता है लेकिन बहुत समझदार और सभ्य और बहुत ही अच्छे आचरण वाला है तो उसे कितना इज्जत दी जाती है। तो ये अंतर आप समझ सकते हैं। दूसरा है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पर पर्दे का अर्थ है दिखावे से, इज्जत से। पर्दा कर देना मतलब इज्जत ढक लेना। तो पर्दे का संबंध इज्जत से है। जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सब कुछ मानते हैं और इज्जत के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं कि मतलब सब कुछ चला जाए लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो इज्जत को महत्वहीन समझते हैं। वो उनको लगता है कि नहीं, पैसा आ जाए, इज्जत चल जाए, कोई बात नहीं है। तीसरी पंक्ति है, जिसे तुम घृणित समझते हो, घृणा के योग्य, नफरत के योग्य, जिस इंसान से तुम नफरत करते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। लेखक कहता है, प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी ओर हाथ की उंगली से नहीं बल्कि अपने पांव की उंगली से इशारा किया, यानी उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा, उसके विरुद्ध संघर्ष भी किया। प्रश्न नंबर 4, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है और कहता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? पहले लेखक ने सोचा कि भाई अभी फोटो में ऐसे कपड़े पहने तो घर में कैसे पहनता होगा। फिर उसने सोचा कि नहीं, ये तो दिखावा करता ही नहीं, इस आदमी के पास अलग अलग पोशाकें तो होंगी ही नहीं। तो उसके विचार क्यों बदल गए लेखक के? लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का प्रयोग करते हैं। लेखक ने पहले सोचा कि प्रेमचंद खास मौके पर इतने सिंपल से कपड़े पहन करके आए हैं तो जब ये घर पर रहते होंगे तो इससे भी ज्यादा सिंपल साधारण रहते होंगे। लेकिन फिर लेखक को लगा कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो जैसे अंदर है वैसे ही बाहर है। यानी उन्होंने जैसे कपड़े फोटो खिंचाने के लिए पहन रखे वैसे ही वो घर में पहनते होंगे। ये विचार लेखक के मन में आया जब उन्हें ये आभास हुआ कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे का व्यक्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न है, आपने ये व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? लेखक की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी है इस पूरे व्यंग में? लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। स्पष्ट वक्ता मतलब साफ बोलने वाला। एक होता है वक्ता, एक होता है श्रोता। वक्ता का मतलब है बोलने वाला और श्रोता का मतलब है सुनने वाला। ठीक है, वक्ता मतलब बोलने वाला और श्रोता मतलब सुनने वाला। यहाँ बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वे व्यंग को और भी आकर्षक बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को भी बड़ी सरलता से लेखक ने यहाँ पर व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? टीला कहते हैं एक बड़ी सी चट्टान को, बड़ा सा पत्थर, उसको टीला कहते हैं।
तो यहाँ पर इस व्यंग में लेखक ने टीला शब्द का प्रयोग किया है जीवन के रास्ते पर आने वाली बाधाएं, मुश्किलों के लिए। जिस तरह चलते चलते रास्ते में टीला आ जाने से व्यक्ति को उसे पार करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होता है, उसी प्रकार से सामाजिक विषमता, छुआछूत, गरीबी, निरक्षरता, अंधविश्वास आदि भी मनुष्य की उन्नति में बाधक बनती है। इन्हीं बुराइयों के संदर्भ में टीले शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ जाए तो हम यहाँ क्या करेंगे? या तो हम उसके साइड से होकर निकलेंगे या फिर उसको हटाने की कोशिश करेंगे, रास्ते में से हटाएंगे और तब जाके वहाँ से निकलेंगे, या उसे कोशिश तो करेंगे, एटलीस्ट ठोकर मारेंगे, हाथ से धकेलेंगे, ये कोशिश करेंगे कि हमारे रास्ते से हट जाए। उसी तरह से सामाजिक विषमता मतलब कि कोई मनुष्य अमीर है, कोई गरीब है, विषमता, छुआछूत, आप जानते होंगे कि ये छोटी जात के हैं इनको नहीं छूना, या बड़ी जात के हैं इनको छूना है, इस तरह की जो छुआछूत चलती है। गरीबी आप समझते हैं। निरक्षरता का मतलब है निरक्षर, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़। अंधविश्वास वो विश्वास है जो हम आंखें मूंद कर किसी भी चीज के ऊपर कर लेते हैं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, वो है अंधविश्वास। आदि भी, ये सब चीजें भी मनुष्य की उन्नति में बाधक होती हैं। अगर मनुष्य आगे बढ़ना चाहे तो अगर वो गरीब है, अगर वो छुआछूत छोटी जात का है, गरीब है या फिर अनपढ़ है, तो इन सब चीजों से भी उसकी उन्नति रुक जाती है। इन्हीं बुराइयों के संदर्भ में टीले शब्द का प्रयोग हुआ है और इन्हीं बुराइयों के लिए लेखक ने टीले कहा है। 7वां और 8वां 2 प्रश्न थे रचना और अभिव्यक्ति के, लेकिन 7वां प्रश्न जो है वो मैं नहीं समझती हूँ कि आपके एग्जाम में आएगा, आप पढ़कर देख लीजिएगा। वैसे तो बहुत ही सरल है कि आपको किसी के ऊपर व्यंग लिखना है, इसी तरह से जैसे हरिशंकर प्रसाद ने प्रेमचंद के ऊपर लिखा है, इसी तरह की एक कहानी आपको लिखनी है। ये आपके एग्जाम में कभी भी नहीं पूछी जाएगी, ना यूनिट में ना फाइनल में। और ये इस पाठ का आखिरी प्रश्न है, रचना अभिव्यक्ति में से है। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? आज की दुनिया दिखावे के प्रति बहुत जागरूक है, दिखावा करना जानती है, सभी दिखावा करना जानते हैं। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना जरूरी हो गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी उसके पहनावे पर निर्भर करता है कि उसने पहन के ऐसा रखा है। अगर उसने बहुत बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं तो सभी मान लेंगे कि भैया ये बड़ा इज्जतदार आदमी है और इसका चरित्र बहुत अच्छा है, और अगर फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं तो उसे सभी लोग हीन दृष्टि से देखेंगे। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है। लोग वेशभूषा को सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक मानने लगे हैं। लोग उस व्यक्ति को ज्यादा मान सम्मान और आदर देने लगे हैं जिसकी वेशभूषा अच्छी होती है। वेशभूषा ही ऐसी चीज है जिसको देख करके लोगों का दूसरों पर पहला प्रभाव पड़ता है। हमारे विचारों का प्रभाव तो बाद में पड़ेगा, सबसे पहले तो हमारी अपीयरेंस का ही प्रभाव लोगों पर पड़ता है। और अगर हमने बहुत खूबसूरत कपड़े पहन रखे हैं, बड़े स्टाइल में हम लोग तैयार हुए हैं, तो लोग मान लेते हैं कि ये पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सभ्य घर से हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं। और इसी की जगह पर अगर हमने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं तो लोग मान लेते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, हीन दृष्टि से देखने लगते हैं। तो आजकल समाज में ये वेशभूषा के प्रति ये बदलाव तो आ ही गया है। तो बच्चों, ये था प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का पूरा अभ्यास। उम्मीद करती हूँ अगर आपने क्लास को अच्छे से अटेंड किया है, ध्यान से सुना है, तो अब आपको इस पाठ का थीम भी पता है और पूरी स्टोरी भी पता है। आपको मैंने मोटे शब्दों में शुरू में ही सुना दी थी। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर खुद भी लिख सकते हैं, और जब भी आप प्रश्नों के उत्तर लिखें अपने मन में ये विचार जरूर लाएं कि मुझे कहानी पता है और मैं कहानी के अनुसार उत्तर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। ये विचार आप अपने मन में रखेंगे तो आप उत्तर खुद से लिख पाएंगे और वो आपके उत्तर बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि आपको कहानी की थीम पता है, केंद्रीय भाव पता है। इस कहानी में एक जो विचार है वो विचार आपको पता है और सारे प्रश्नों के उत्तर उसी विचार के आसपास घूमते हैं। तो अगर आपका यूनिट टेस्ट चल रहा है तो ऑल द बेस्ट, और अगर आपने क्लास को अटेंड किया है और सभी क्वेश्चन को समझ लिया है तो लाइक का बटन दबा दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका भी थोड़ा सा फायदा हो जाए यूनिट टेस्ट के टाइम पर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से दबा दें। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.